Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. In our previous lecture, we have completed a chapter to be known as directing, right? That is the fourth function of management. अब management का last function रह गया, that is controlling, right? अब हम controlling chapter start करने जा रहे हैं जो हमारे syllabus का chapter number 8 है, ठीक है जी? अब इसके बाद अब हम कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है, नॉट सो इम्पोर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है, 2-3 पेजेस का चैप्टर है. अब हम जल्दी से इसको पैकअप करते हैं. आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर दें. सो लेट्स स्टार्ट. कंट्रोलिंग क्या होता है जी? अब हम कंट्रोलिंग की अगर बात करें, controlling refers to the process of measurement of performance according to standards, measuring deviations and taking corrective action to achieve predetermined goals. मतलब क्या? जैसे हम नॉर्मल वे से बात करें, कंट्रोलिंग हमने जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करा था तब हमने करा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है जी, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, राइट? डायरेक्टिंग के बाद जब हम बात करते हैं तब कंट्रोलिंग आता है. कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग दे आर एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. द एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब क्या? अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ही हम काम ले पाएंगे. विदाउट कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शंस विल गो इन वेन. ठीक है जी? किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इफेक्टिवली काम नहीं करेगा अगर हम उस कंट्रोल हमारे से अच्छा नहीं हो पाया. कंट्रोल कैसे अच्छा नहीं हो पाया? जैसे फॉर एग्जांपल हमें सारे हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव सारे प्री डिटरमिन हमने सब बना लिए, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, स्टाफ रिक्रूट कर लिया, अब डायरेक्ट भी कर लिया, काम ले भी रहे हैं, बट क्या डिसिप्लिन है वर्किंग एनवायरनमेंट में? क्या लोग आपस में काम अच्छे से आउटपुट दे पा रहे हैं? प्रोडक्टिव काम निकल पा रहा है कि नहीं? क्या वर्कर्स ऑफिस आवर्स तो हैं 10 to 5 आके क्या उसमें वो बातें करके चिट चैट करके चले जाते हैं? क्या वो अपनी प्रोडक्टिविटी जितनी उनको चाहिए इतने टाइम में क्या वो निकल पाती है? तो ये सब देखना पड़ता है कंट्रोलिंग में. अगर हम कंट्रोल करेंगे, अगर हम स्ट्रिक्ट होंगे, अगर हम सुपरवाइजर या मैनेजर स्ट्रिक्ट होगा, उससे काम की आउटपुट लेगा, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी सक्सीड कर सकती है. ठीक है जी? ये हो गया हम नॉर्मल वे में बात. अब अगर हम बात करें कंट्रोलिंग का नेचर क्या होगा, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक अगर कंट्रोलिंग के बोले तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. ठीक है जी? फर्स्ट इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकंड नेचर इज परवेसिव. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे? जैसे कंट्रोलिंग है जी, कंट्रोलिंग एक हम कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? हम कंट्रोल किसी गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज टू बी नोन एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकंड इज परवेसिव. परवेसिव मतलब इट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, मतलब इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप, मिडल एंड लोअर. सभी लेवल्स में कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाई इट इज अ परवेसिव. कॉन्टिन्यूस. कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. हम किसी भी पॉइंट में कंट्रोलिंग अपनी खो नहीं सकते. अगर हमने जहां कंट्रोलिंग खो दी वहां पे हमारी जो आउटपुट है वो इफेक्ट होगी, हमारी प्रोडक्शन में इफेक्ट आएगा, जिससे हमारे प्रॉफिट्स, हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे. दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज अ फॉरवर्ड लुकिंग. ये बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, टॉप टू लोअर भी जाता है और लोअर टू टॉप भी जाता है. ठीक है जी? और कैसे? मतलब जैसे कि हम कंट्रोलिंग, हम पोस्टमार्टम भी कर सकते हैं अपने प्रीवियस वर्क के साथ. अगर हमारे पिछले साल में कुछ ऐसे प्रॉफिट्स आए हुए हैं और हम उसको एग्जांपल सेट करना चाहते हैं आज, तो हम बैकवर्ड लुक भी करेंगे कि पीछे हमसे क्या खामियां रह गई जिस वजह से हमारी आउटपुट कम हुई, और हम फॉरवर्ड लुक भी करेंगे, हम आगे अब कंट्रोल में क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं जिससे हमारी आउटपुट ज्यादा हो और हमारे प्रॉफिट ज्यादा हो. सो ये बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. ये है जी हमारे चार जो हैं वो है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. नेचर ऑफ कंट्रोलिंग कौन कौन से? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूअस है, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. इंपॉर्टेंस, अब अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की जब इंपॉर्टेंस की बात आती है तो आता है अकम्प्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कंट्रोलिंग क्यों रिक्वायर्ड है? कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है? टू कंप्लीट द
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आपको प्लानिंग आ गया या आपको स्टाफिंग या डायरेक्टिंग का कोई भी इंपॉर्टेंस, तो एक पॉइंट तो ये आता ही है कि हम क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेटली जज जो है वो कर पाएंगे। क्यों, कैसे? जैसे हम अगर कंट्रोल है हमारा पूरा, हमने स्टैंडर्ड सेट करे और हमने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है, हमें चाहिए ऐसे रिजल्ट्स, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आए हैं और हमने स्टैंडर्ड्स कौन से पुट करे हुए थे। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज होना कर सकते हैं हम कंट्रोलिंग के साथ। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, अगर कंट्रोलिंग अच्छी है तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो अगर हम एम्प्लॉयज को क्लैरिटी देंगे कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, ठीक है जी, व्हाट द स्टैंडर्ड्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, इफ एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स दैट स्टैंडर्ड्स, राइट, हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे वो खरा उतरा है, तो हम उसको अप्रेजल भी करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे, जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है जी। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन तभी मेंटेन होगा अगर हमारा कंट्रोल अच्छा है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, जब कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमने पहले पढ़ लिया है। अब कोऑर्डिनेशन जो है उसको एक्चुअल में एक्शन में लाने के लिए हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमें तालमेल बनाने के लिए कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है जी, ये कॉमन सेंस होगी कि कंट्रोलिंग के कितने फंक्शंस आ गए। There are 6 functions of control, importance of controlling. There are 6 importance of controlling, that is accomplishment of organizational goals. Judging accuracy of standards, making efficient use of resources, improving employees motivation, ensuring order and discipline and facilitating coordination. तो ये हमारी बात होगी। अब हम आते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मतलब क्या, अगर आपको एडवांटेजेस आ जाएं तो भी इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस आ जाए तो इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। नेचर आए तो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो भी नेचर, राइट, दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। अब अगर बात करें लिमिटेशंस की, हमने प्रॉस पढ़ लिए, अब कॉन्स की बारी आई है। कॉन्स के बारे में तो उसमें है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हर बार ना हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट आउटपुट में चाहिए, बट हम क्वांटिटेटिवली अमाउंट वाइज उस स्टैंडर्ड्स को करना डिफिकल्ट है। ठीक है जी। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारा जो कंट्रोल है ना वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे ही हो सकता है। मतलब एम्प्लॉयज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, बट अगर जो आए, मतलब पेंडेमिक्स जैसे, मतलब कुछ ऐसे चीजें आ जाएं, फ्लड्स आ जाए, फायर लग जाए, है ना, कोई, या मार्केट में कंपटीशन रेस हो जाए, चेंज ऑफ ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी मार्केट में, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसमें हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, दे आर ऑल, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। सो हमारा बहुत थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, मतलब रहता ही नहीं है। और ये रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑफन रेसिस्ट कंट्रोल एज दे कंसीडर इट इज अ रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन ऑन देयर फ्रीडम। हर बार ना एम्प्लॉय क्या करता है कि एम्प्लॉय सोचता है कि अगर कंट्रोलिंग हो रही है ना तो उसकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, जिस वजह से वो ना वो बूस्टअप नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा दबा दबा रहता है। ठीक है जी, इसलिए वो क्लोज एनवायरनमेंट में काम करने लग पड़ता है कि वो, मतलब उसको लगता है कि मेरे पे ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, बट ऐसा नहीं होता। और कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग करना एक कॉस्टली अफेयर है। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर लाइक दैट इज टाइम एंड एफर्ट, टाइम वैल्यू मनी, टाइम एफर्ट और मनी भी लगता है। तो इसलिए छोटी सी जो फर्म है वो कंट्रोलिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, वो मतलब अपॉइंट नहीं कर सकती कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट जो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि छोटी फर्म। बड़ी कंपनीज के लिए अलग से कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कंट्रोल रखते हैं। सो ये हो गई बात हमारी लिमिटेशंस की। कौन कौन सी करें? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, कॉस्टली अफेयर। अब रिलेशनशिप अगर हम बात करें, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है? ठीक है जी। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Plan is the first function of management and controlling is the last function of management, right? Fifth function of management. अब ये दोनों, they are the, we can say the two faces of a single coin. They are twins of management. They are interrelated and interdependent functions. और planning is the base of controlling. अगर planning नहीं है तो controlling fail हो जाएगी। ठीक है जी। अगर planning अच्छी है, ठीक है जी, तो controlling सही होगी। बट अगर controlling ही खराब होगी तो planning
करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस व्हाइल कंट्रोलिंग इज अ एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। मैंने बोला डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दे आर द नॉट मीन टू से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एग्जीक्यूशन कब आती है, जब काम लेने की बारी आती है। काम कैसे लेते हैं, डायरेक्टिंग में, डायरेक्ट कर करके काम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। While planning involves creative thinking, imagination, sound judgment, controlling ensures that such decisions are converted into desired actions. प्लानिंग में तो हमने बता दिया कि हमें क्या चाहिए, बट जो वो हमारी जो विशेष है वो कैसे फुलफिल होंगी वो हमें डायरेक्टिंग करके दिखाएगा। ठीक है जी, thus planning is perspective whereas controlling is evaluative। ठीक है, ये हमारी बात होगी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। अब अगर हम बात करें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, हमने जैसे बात करी कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए हमें प्लान्स के पास जाना पड़ता है, दैट इज व्हाई इट इज अ बैकवर्ड, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड। प्लानिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कैसे प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, कैसे है, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। ठीक है जी, ये कोर्स ऑफ एक्शन करता है, डिसाइड, प्रीडिटरमाइन। कंट्रोलिंग बैकवर्ड कैसे है, ये पोस्टमार्टम करता है पास्ट एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज का। और प्लानिंग बैकवर्ड कैसे है, प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस एंड करेक्टिव एक्शंस। पुराने प्लान्स, कौन कौन से पुराने प्लान्स हमारे फेल हुए उसको इंप्रूव करने के लिए हम, प्लानिंग इज अ बैकवर्ड फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल नेसेसरली इन्वॉल्व्स एनालिसिस, डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हिच एम्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग भी क्यों होती है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब प्रोसेस की अगर बात आए कंट्रोलिंग के, जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस की बात मैंने बोला, जो अगर प्रोसेस है, फंक्शन है, दे हैव टू बी लर्न इन सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर, फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, फोर्थ वन एनालाइजिंग डेविएशंस, फिफ्थ वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कैसे, पहला है जी सेटिंग परफॉर्मेंस, सेटिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस को सेट करेंगे। सेकंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर जो सेट किया है उसको मेजर करेंगे। फिर उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, जो हमारी परफॉर्मेंस आई है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयरिंग करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। एंड उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस, एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस जो मतलब जो फर्क है, फर्क आया है स्टैंडर्ड सेट के साथ, और उसको एनालाइज करेंगे कि ये फर्क क्यों आया। फिर है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो हम लेंगे इस स्टेप में। चार स्टेप्स में हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस कवर्ड है। पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस, पहले हम परफॉर्मेंस सेट करेंगे, फिर करेंगे मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, फिर हम करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो सेटिंग स्टैंडर्ड सेट जो परफॉर्मेंस सेट करी थी उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, ये इन दोनों का मिक्सचर सा है। फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस, फिर हम जो फर्क आया उसको एनालाइज करेंगे, क्या क्या फर्क है सेटिंग से, जो सेट स्टैंडर्ड्स किए हुए हैं और जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में आई है। फिर हम करेक्टिव एक्शन को लेंगे। तो ये इजी था, ये है हमारा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है जी, अब अगर बात आए
प्रोसेस हो गया. एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. फिफ्थ वन इज taking corrective action. Done. So we have completed the chapter to be known as controlling. Controlling में बस इतना ही था. कंट्रोलिंग में बस इतना ही था. तो मेरे मुताबिक कंट्रोलिंग के चैप्टर में एक प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं. ये आप पढ़ लिया करो. एक आपको बहुत ही सिमिलर पॉइंट्स भी मिलेंगे बीच में. ठीक है जी. ये हमारा लास्ट फंक्शन था कंट्रोलिंग. तो ये हमारा आज हो गया कंप्लीट. तो अब हम 10 मिनट लगाकर देखते हैं कि पुराने पेपर्स में हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बने हैं कंट्रोलिंग में. अगर बनेंगे तो बहुत कम चांसेस है इस चैप्टर में से क्वेश्चन बने, क्योंकि बहुत ह्यूमंगस सिलेबस है हमारा बिजनेस स्टडी का. बहुत कुछ है एग्जामिनर के पास पूछने के लिए. सो मेरे नहीं हिसाब से अगर आएगा भी 3 to 5 मार्क्स में आएगा. अब वैसे तो नहीं आएगा मेरे मुताबिक, बट फिर भी हमने पढ़ लिया. जितना पढ़ा उतना मोर देन इनफ है. अब हम अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करें, पेपर एनालिसिस करें, तो कैसे बनते हैं क्वेश्चन बीच में. जैसे क्वेश्चन आया, एन आइडियल टेक्निक इज द वन दैट चेक्स एवरी बिट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है जी. ये टेक्निक्स की बात पूछी है उन्होंने. हम इसमें बट इट इज नॉट पॉसिबल. इसमें हम करेंगे कि जो हमारा कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है, और वो पूछ सकते हैं कि एक चीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं कि इज इट ओनली इनफ फॉर द कंट्रोलिंग. तो हमें बोलना होगा नो, दीज ऑल द अदर थिंग्स आर आल्सो रिक्वायर्ड. सो जो आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमारा एक क्वेश्चन बना, there is a close and reciprocal relationship between planning and controlling. Explain the statement. अब हमने बोलना है planning and controlling are interrelated. ठीक है जी. interrelated and interdependent of each other. They are not reciprocal, we can say. ये interrelated, interdependent है. तो वो हम planning और controlling का जो relationship हमने पढ़ा है वो सारा का सारा हम लिख देंगे. अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. ये हमारा आया 2019 में, राइट. 2016 में, राइट, आया प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग जो हमने 4 पार्ट करे उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो. तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया. अब उसके बाद अगर क्वेश्चन आया, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेट एनी 5 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. इस क्वेश्चन को ना मोल्ड करके भी एग्जामिनर ने एक बार पूछा है. वो ऐसे पूछा है, कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डू यू एग्री? गिव 4 रीजंस टू सपोर्ट ऑफ योर आंसर. कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैनेजमेंट का. अगर आप मानते हो है तो आप इसको जस्टिफाई करो अपने 4 पॉइंट्स को बोल के. तो कैसे जस्टिफाई करोगे? इसके एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस बताकर. तो एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस हमने 6 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, आराम से आप लिख सकते हो. तो अगर केस स्टडी बेस्ड हम इसमें से क्वेश्चन देखें जो अगर आए हैं तो आया हुआ है, Kapil and Company is a large manufacturing unit. Recently, the company had conducted time and motion studies and concluded that on an average, a worker could produce 300 units per day. However, it has been noticed that the average daily production per worker is in the range of 200 to 225 units. ठीक है जी. अब इसमें name the function of management, identify the steps in the process of function which help in the finding out that the actual production of a worker is less than the set target. उसने केस स्टडी पे बोला कि एक कपिल एंड कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्शन लेवल उसने सेट करा है कि एक वर्कर 300 यूनिट्स बनाता है एक दिन में, बट उसकी जो एवरेज जो उसकी बनती आ रही है, जो एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस आ रही है वो 200 to 225 यूनिट्स आ रही है. तो आप बताओ कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसके लिए इफेक्टिव रहेगा, किस पे हमें ध्यान देना चाहिए और इसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे. तो कौन सा फंक्शन होगा? कंट्रोलिंग, राइट. कंट्रोलिंग करेंगे तभी हम करेंगे. अब इसमें उसने बोला इसके लिए हमें कैसे पता लगेगा. उसने बोला लास्ट में, however it has been noticed that the average daily production per worker is in the range of 200 to 25 units. Name the function and identify the steps in the process of this function which helped in the finding out that the actual production of a worker is less than the. हमारे कौन से वो स्टेप्स हैं जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ
मैच नहीं कर रहे। वो जो हमने प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग लास्ट में करा ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इसका हमने पहले करा था सेटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हम करेंगे अपना डेविएशन को करेंगे दोनों की। तो आंसर में उसने ये लिखा कि पहले हम सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड करेंगे, फिर हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों में से और देखेंगे कि फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ऐसे ही आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है वहां पे, ठीक है जी। आपको केस स्टडी बेस में एक ऐसा ही फैक्ट होता है कि आपको सिंपल से उन्होंने केस दे दिया और आपने केस स्टडी को सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी तरीका है कि आपको सोचना है कि मैं एक कपिल एंड, उसने से पूछा मैसर्स कपिल एंड कंपनी, राइट, और उसका ये आपने सोचना है कि मैं, मेरा बिजनेस है वहां पे, वो नहीं है, वो मैं हूं। मेरे को अगर एक लेबर से 300 यूनिट स्टैंडर्ड्स है कि हमने स्टडी करी टाइम और मोशन स्टडी के साथ, वो हमने पढ़ा है। टाइम और मोशन स्टडी होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाते हुए कितना टाइम लगता है और बीच में अगर बीच में जो टाइम दूसरा खाना पीना या हैंडलिंग ऑफ टूल्स वगैरह या हैंडलिंग ऑफ मशीनरी को निकाल भी दे तो प्रोडक्टिव टाइम कितना रहता है जिससे हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो उसमें सारा टाइम मोशन स्टडी करने के बाद हमारा आता है कि 300 यूनिट्स बनाने चाहिए वर्कर को, बट हमारी आउटपुट एक्चुअली कितनी आ रही है, 200 से 225। तो आपको ये कैसे पता लगा होगा कि आपकी एक्चुअल इतनी आई है, आपने स्टैंडर्ड्स इतने सेट करे? तो कैसे, हमें कंट्रोलिंग के स्टेप्स याद करने पड़ेंगे वहां पे। हाँ, पहले हमने सेटिंग करे थे स्टैंडर्ड्स, फिर हमने देखी थी अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हमने कंपेयर करा था दोनों को, फिर हमने डेविएशंस देखे, फिर हमने उसका करेक्टिव एक्शन करा, राइट। तो ये सारे स्टेप्स आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहां पर रखनी है। तो ये तकरीबन यही थे। और हमारा पार्ट ए, जो हमारा सिलेबस का पार्ट ए था, राइट, दैट इज इंक्लूड्स 9 चैप्टर्स, राइट, दैट इंक्लूड्स 8 चैप्टर्स, राइट। 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए आज। कंट्रोलिंग भी कंप्लीट हो गया, हमने पेपर एनालिसिस भी देख लिया। अब आप जो अपने 8 चैप्टर हुए हैं, ये 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर किसी ने कोई पुरानी मेरी वीडियोस नहीं देखी, आप अगर कोई नया है तो वो पुरानी वीडियोस को रेफर करें, प्रॉपरली अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 8 के 8 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लें। हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, दैट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैप्टर्स, 9th 10th 11th 12th, 4 चैप्टर्स उसमें हैं, बट ट्रिकी चैप्टर्स हैं। हम ये तो आपका जैसे केक वॉक चल रहा था, बहुत इजीली आपको याद आ रहा है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के साथ इंटर रिलेटेड थे सारे चैप्टर्स। फर्स्ट जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था उसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। ये 8 चैप्टर्स जो है उसमें से 5 चैप्टर तो उसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ही बना दिए। तो ऐसे ही, बट अब पार्ट बी जब हमारा स्टार्ट होगा वो बिल्कुल लिंक्ड अप नहीं है जितना हमने पढ़ा, वो हम एक फ्रेश बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच, मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।